नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ यूथ में। तो आज हमारे साथ मिस्टर राजकुमार हैं, जो कि जाने-माने पीएचडी स्कॉलर हैं और पॉलिटिक्स हो या तो हिस्ट्री हो, अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो युद्ध हुआ, पहलगाँव वाला अटैक हुआ, उसको लेकर के भी काफ़ी अच्छी जानकारी शेयर की थी। तो अभी हम लोग वर्तमान में जो बिहार के पॉलिटिक्स जो चल रही है और क्या होने वाला है, क्या अनुमान है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं मिस्टर राजकुमार से। बात करेंगे आप? हाँ, देखिए आज हम लोग खासकर पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। बिहार में पॉलिटिक्स का जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, उस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या मैटर है, क्या इशू है, इस पे आप जो है। जी। तो मेरा इनसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि अभी रिसेंटली देखिए, पॉलिटिक्स में तो बहुत सी पार्टियां हो गई है बिहार में और बहुत टूट रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं और काफ़ी गहमा-गहमी मची हुई है। कोई पार्टी ऐसी भी आ रही है कि उनकी कोई साख नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वो सीएम के उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को रखते हैं। भले चुनाव ना जीत पाएँ, एक भी सीट नहीं जीत पाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ वोट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है और जो वोट कट रहा है तो किसी न किसी पार्टी या उम्मीदवार को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हम लोग रिसेंटली में सबसे जो मुद्दा अभी थोड़ा गर्म वाला एक स्टेटमेंट आया है, या तो एक मतलब हलचल पैदा करने वाला एक स्टेटमेंट है। तो उसको लेकर के ये है कि आरा में अभी चिराग पासवान का एक रैली हुआ था और उसमें उन्होंने जो 2020 में उन्होंने काम किया था कि अकेले चुनाव 243 विधानसभा सीटों पे लड़ा था, जिसमें कि मात्र एक ही सीट पर उनको जीत मिली थी। लेकिन इसका खामियाजा जेडीयू को काफ़ी भुगतना पड़ा, जो कि 43 सीटों पे सिमट गई नीतीश कुमार की पार्टी। तो अभी उन्होंने एक रिसेंटली बयान दिया है कि हम फिर से 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या प्रेशर की राजनीति है, या तो वो गठबंधन में अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करना चाहते हैं? तो इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कशन देखते हैं मिस्टर राजकुमार से। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जेन्युइन जो इशू है बिहार के पॉलिटिक्स को आप उसको रेज कर रहे हैं। इसलिए अब आते हैं इशूज़ पे, मुद्दे पे। आपने जैसे बोला कि चिराग पासवान ने आरा में एक रैली किया था और उन्होंने बोला कि 243 के 43 सीट यानी फुल सीटों पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। देखिए, दो चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं, बातें करने से पहले बातें तो होगी। देखिए, नेता और व्यापारी ये लोग केवल फायदा देखते हैं। व्यापारी अगर अपने भाई से या चाचा से व्यापार कर रहा है तो मान लो अगर 1 केजी पे उसको 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, अगर बगल वाले आदमी से भले उसको जान पहचान नहीं हो, अगर 5 रुपये 50 पैसे फ़ायदा होगा तो वहाँ व्यापार करेगा। ये नहीं देखेगा कि हमारे फैमिली का है या रिलेशन का है। वैसे ही नेता लोगों का होता है कि ये लोग भी प्रोफेशनल होते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी या अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को इम्प्रूव करने के लिए केवल काम करते हैं। भले ही कास्ट के नाम पर ये वोट ले लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाद में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये डिपेंड करता है उनका खुद के इंटरेस्ट पे, कहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आज तक मैं यही मान के चला हूँ कि ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, लीडर लोग। और जैसे व्यापारी प्रोफेशनल होता है, वैसे ही लीडर लोग अपना प्रोफेशनल होते हैं। चिराग पासवान, अब आते हैं चिराग पासवान पे। देखिए, चिराग पासवान ने पिछले बार, पहले समझना होगा कि पिछले बार किसकी कितनी सीटें आई थी, तभी हम जाके अभी के सिनेरियो को हम समझ पाएंगे। देखिए, पिछले बार 243 सीटों पे चुनाव हुआ था। मुझे याद है कि 11 नवंबर 2020 को काउंटिंग हुआ था, शायद मैं ठीक हूँ तो। और उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई आरजेडी, जिसमें आरजेडी आई थी, जिसमें 75 सीट था उनका। 75 प्लस? हाँ, 75 प्लस था और 74 के आसपास बीजेपी का था। नीतीश जी 43 सीट पर वो सिमट गए थे।
और उसके बाद IIM जो पार्टी है इनकी, ओवैसी की पार्टी है, उनका 5 सीट मिला था। जो भारत के बिहार के जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहां से ज्यादा उनका निकला था, मुस्लिम बहुल इलाकों से। तो वहां हुआ। फिर आपका CPI-ML को मिला के ये सब 243 हुआ। चिराग पासवान को मात्र 1 सीट मिला था और लड़े थे 135 सीट पे। 135, हाँ शायद 135 पे लड़े थे। मतलब JDU का जहाँ जहाँ हाँ 135 पे वो लड़े थे, मिला एक। हालांकि वो भी विधायक उनका तो बाद में JDU में चला गया, तो अब तो विधायक रहा भी नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि चिराग पासवान अब धीरे धीरे अपने आप को, राजनीति को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और मैच्योर बनाना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि मुझे केवल सेंट्रल के पॉलिटिक्स तक 5 सांसद लेकर सीमित नहीं रहना है। अब ये तो फिर रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, 5 सांसद लीजिए, 4 सांसद लीजिए या 1 सीट लीजिए, फिर सेंट्रल मिनिस्टर रहिए, चुपचाप अपना बैठा रहिए। तो फिर बिहार का पॉलिटिक्स का क्या होगा? फिर उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है चिराग पासवान का, आप लोग जानते होंगे। तो फिर उसका क्या होगा? फिर जनता एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी सांसद की जो सीटें हैं, 5 सीटें हैं, वो तो बिहार से गई है, 5 सीटें बिहार से है। तो जब बिहार से सीटें गई है तो बिहार में आपको लोग एक्सपेक्ट करेगा ना कि आपकी राजनीति बिहार में क्या है, बिहार में इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। तो एक तो जनता उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया बिहार में आप आइए, कुछ करिए। केवल सेंट्रल में 5 सीट, 4 सीट, 2 सीट लेके मिनिस्टर बन गए, उससे काम नहीं चलेगा। बिहार की बदहाली भी बहुत आप देख ही रहे हैं। दूसरी भी युवा है और बिहार जो है युवा का राज्य है। तो ये सब सिनेरियो देख के चिराग पासवान अपना एक मतलब अपनी आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं। अब रही बात, देखिए नीतीश कुमार को डैमेज करने की, तो वो तो पिछले बार हो चुका था। दूसरी बात है, देखिए चिराग पासवान वाले बात पे फिर मैं एक बात मैं बता दे रहा हूं, शायद दिमाग से निकल जाए, कि बीजेपी जो है किसी भी भारत में किसी भी पार्टी को वो किसी भी पार्टी से काउंटर करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीजेपी पार्टी कार्ड खेलती है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या यूपी में। तो उनका एक रणनीति क्या है कि अगर कोई गुलाम चले तो हम बीवी फेंक देंगे, अगर बीवी फेंक दे तो बसा से काउंटर करेंगे, अगर कोई बसा फेंक दे तो एक्का से काउंटर करेंगे। तो बीजेपी का पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान भी देखिए सेफ नहीं है, इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि देखे होंगे उनके पिताजी मर गए तो बाहर उनका सब फोटो तो फेंकवा दिया गया। फिर चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा गया। कौन तोड़ा? बीजेपी तोड़ा। किसको इंप्रूव करके? उनके चाचा को, जबकि उनकी कोई सेंट्रल मिनिस्टर में ऐसा कुछ था नहीं है। तो उनकी पार्टी को तोड़ के पारस जी को बनाया गया मिनिस्टर। और ये देखा गया कि चिराग पासवान अगर यहाँ से खत्म हो जाते हैं तो ठीक है। तो बीजेपी ये चाह रही है ना कि बिहार में या किसी भी स्टेट में वैसी कोई भी, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको बहुत मार्केबल बात है कि बिहार या कोई भी स्टेट में बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही है कि कोई उस लेवल का पार्टी हो जाए जो बीजेपी के साथ बैठ के सीटों का नेगोशिएट करे। ये बहुत बड़ा मैं बात बता रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। इसलिए सारे पार्टी रखना चाह रही है, खत्म नहीं करना चाह रही है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां कमजोर करके रखना चाह रही है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ूं और सरकार बनाने की स्थिति में मैं खुद रहूं। एग्जाम्पल के लिए, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, भले 43 सीट है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बराबर का नेगोशिएशन चल रहा है। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में गए नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक था उसमें गुस्सा होके आ गए। तो ये सब तो सिनेरियो बता रहे हैं ना कि सीट का जो बंटवारा हो रहा है उसमें गहमा-गहमी चल रहा है, कसमकस चल रहा है, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। और ये बीजेपी को पसंद नहीं है कि भाई मेरे लेवल का आके आप नेगोशिएट करिए, है, और आप 115 सीट मांगिए, 12 सीट मांगिए, बीजेपी फिर 112-14 पे लड़े। तो बीजेपी अगर आप जीत गए, मान लीजिए अगर जीत गए नीतीश कुमार, तो अगले बार अगर आरजेडी में चल जाए तो फिर बीजेपी का क्या होगा? तब तो सरकार नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी ये सोच रही है ना कि कोई भी पार्टी हो, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि चिराग पासवान को तो मैं बताया ही कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन ये अपने आप से इंप्रूव किए, युवा है, क्रेज है, तो ये अपने आप को इंप्रूव किए, मेहनत भी किए। उसी प्रकार नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने की कोशिश पिछले बार भी किया जा रहा है और इस बार भी किया जा रहा है। उसी प्रकार आप देखिए, तो अब चिराग पासवान वाले मैटर पे हम आएंगे, पहले इसका सिनेरियो समझ लेते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा इलेक्शन में काराकाट से लड़वाया गया, बीजेपी के सीट से लड़े थे। खेला देखिए, वहां राजा राम जी एक तरफ से CPI-ML से है, और
दूसरे तरफ हमारे पवन सिंह आ गए आसनसोल के सीट छोड़कर, बीच में कूद पड़े। तो भाई बात समझिएगा, पवन सिंह अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अभी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो राजा राम का तो कोई वहां छवि ही नहीं था, बस ये था कि ये कोरम पूरा करना है, एक सीपीआई एमएल को देके मतलब वहां पे सीट केवल दे देना है। जीतने का कोई सिनेरियो था नहीं, ये पूरा भारत जान रहा है। तो अब इनको वहां पे मजबूत कैंडिडेट थे कुशवाहा जी, लेकिन पवन सिंह को खड़ा करवा के सपोर्ट करके और कुशवाहा को देखिए कैसे डैमेज किया गया, और डैमेज करके बीजेपी अपना क्रेडिट ली कि चलिए कोई नहीं, आप तो हार गए और मैं आपको राज्यसभा बना के सांसद भेजूंगा, ताकि आप तो नहीं जीतिएगा तो फिर अगला बार बिहार में इलेक्शन है 2025 में, तो नेगोशिएट कैसे करिएगा। बीजेपी तो कहेगी ना कि भाई आपको तो एक सीट दिए काराकाट में, वो भी नहीं जीत पाया, फिर आप 5 सीट मांग रहे हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, ये कैसे होगा, और आप कह भी नहीं पाइएगा। तो बीजेपी एक गेम प्लान के तहत सबको डैमेज कर रही है, और डैमेज करके चाह रही है कि वो उतना ही में रहे और मेरे सीट का नेगोशिएशन उतने बराबर में आके नहीं करे। यही बात चिराग पासवान अब आते हैं उस मुद्दे पे, जो बेसिक करना सबसे जरूरी होता है। तो चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि भाई कब तक हम हनुमान बन के घूमते फिरेंगे गद्दा लेके, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। तो बिहार में अगर सीएम फेज का एक तो दौर चल रहा है, देख रहा है, तेजस्वी यादव भी चल रहा है, युवा की बात हो रही है, कोई युवा है, प्रशांत किशोर उधर जन स्वराज को लेके बैठे पड़े हैं, चिराग पासवान युवा है, इनको लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखने का लोग नजरिया बना रहा है कि आप आइए। तो ये अपने पार्टी को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, स्प्रेड करना चाह रहे हैं बिहार में, और केवल सेंट्रल की पॉलिटिक्स, सीमित वाली पॉलिटिक्स ये नहीं करना चाह रहा है। और ये भी जान रहे हैं कि अगर बीजेपी से मैं हटता हूं तो कहीं ना कहीं उनका जो है पार्टी को फिर तोड़ दिया जाएगा। हो सकता है इन पर भी सीबीआई ईडी की जांच बैठ जाए, हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। चिराग पासवान को अब समझ में आ गया है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, इसलिए शाहाबाद में उन्होंने कहा कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। और शायद ऐसा बात चल रहा है मीडिया में कि 50 सीटों की मांग है, 50 सीटों की मांग हो रही है चिराग पासवान से, और 50 सीटें देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है कि हमको इतना सीट मिले, हमको इतना सीट मिले। चिराग पासवान ये दम दिखाना चाह रहे थे कि भैया हमको 50 सीट नहीं मिला तो हम 243 सीट पे लड़के आपको भी डैमेज करेंगे, और नीतीश कुमार को तो पिछली बार किए ही थे, तो दोनों नहीं बचोगे। मतलब कहने का मतलब एक सीधी सीधी धमकी है कि पिछले बार जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया, और इस बार जो भी गठबंधन में है सारे सबको नुकसान हम पहुंचाएंगे, हमको फायदा हो या नहीं हो। लेकिन देखिए बात ऐसा है कि देखिए एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, आज कुशवाहा जी का बयान आया है, आप देखे होंगे, कल आया था, कि जो मैंने बोला था ना कि राजा राम थे वहां पे पवन सिंह को खड़ा करवा के, तो फिर पवन सिंह को क्यों नहीं विड्रॉल किया, मतलब उनको हटाया गया वहां से। चाहे कोई शीर्ष नेतृत्व तो मना कर देता, जेपी नड्डा थोड़ा लड़ पाते, पवन सिंह नहीं लड़ते। तो यही बात आज कुशवाहा बोल रहे थे, जो मैं अभी बोल रहा था। भैया कभी ना कभी तो दर्द तो छलकता है। तो कुशवाहा यही बोल रहे थे कि मैं कद्दू नहीं हूँ जो उंगली दिखा दोगे और मैं बढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है गाँव देहात में, कद्दू को उंगली दिखाने पे कद्दू नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि सनम अगर मुझे अगर नाव से अगर डूबोगे, एक ही नाव पर दोनों सवार हैं, अगर हमको डूबोगे तो हम भी तुमको लेकर डूबेंगे, साथ में दोनों डूबेंगे। तो उनका इशारा क्या था बीजेपी के ऊपर, अकोस किसको रहे थे, मीडिया वालों को, कि आप लोगों ने गलत न्यूज चला रहा है, कैसे कैसे आप लोग चला रहे हैं, 5 सीट मांग रहे हैं, कितना सीट मांग रहे हैं, ये आप लोग कैसे पता कहिए, तो आप ही लोग हम कैंडिडेट का लिस्ट दे देते हैं। तो बीजेपी को सीधा सीधा निशाना सट रहा है कि हम डूबेंगे तो हम भी, लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। तो ये तो कुशवाहा को भी पता चल गया है, चिराग पासवान को भी पता है, और जदयू को भी पता है, नीतीश कुमार को, सबको पता है। लेकिन राजनीति वही करना है, प्रेशर वाली पॉलिटिक्स, कितना हम कामयाब हो रहे हैं। तो यही सब सिनेरियो चल रहा है। देखिए बात ऐसा है कि ठीक है जो भी सिनेरियो चला, लेकिन एक स्टेटमेंट था चिराग पासवान का कि मैं बीजेपी का हनुमान हूँ, मोदी जी का हनुमान हूँ, और उसके बावजूद भी उनके जो चाचा जी उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्री उस टाइम बनाया गया। लेकिन इनको भी सफलता मिली, उसके बाद तो उनके चाचा जी या उनकी पार्टी का अस्तित्व तो अभी अधर में है, क्या होगा नहीं होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन बात ऐसा है कि अभी उनको वही कैबिनेट मिनिस्टर वो बन गए, वही 5 सीटें इनके पास आ गई। उस समय तो अकेले थे, 6 सीटों में 1 सीट उनके पास, 5 ये लोग साथ में, तो उनको भी सफलता मिली है। तो हो सकता है कि पिछले बार जो जेडीयू के सीट पे वो लड़े तो उनको नहीं फायदा मिला, ठीक है, लेकिन उनको लोकसभा में उस चीज का फायदा मिला है।
आगे जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे, तो बीजेपी वाला सीट, हम वाला सीट और बाकी जो गठबंधन में हैं एनडीए के, तो सबको कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। अगर थोड़ा भी वोट 5% भी वोट काटे तो हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा। इसका फायदा किसको मिलेगा? आरजेडी को मिलेगा। आरजेडी की सीटें पिछले बार 80 के लगभग थी, हो सकता है इस बार उनसे भी ज़्यादा हो जाए। तो क्या लगता है कि मतलब जो रामविलास पासवान रहे हैं इतने सालों तक, उनको कुछ न कुछ फायदा कभी न कभी ऐसा नहीं गया है उनके लाइफ में कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं रहे हैं और स्टेट में भी अच्छा रोल निभाए हैं सरकार में। पहले तो थे इनके साथ राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के साथ, उसके बाद कुछ समय तक एनडीए में भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर वाली राजनीति इनकी सफल नहीं होगी? हमको तो लगता है सफल होने के कगार पे हो सकता है। क्वेश्चन था कि रामविलास पासवान जी का राजनीति के बारे में बता रहे थे। वही जो पहले मैं फर्स्ट बार इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि कोई भी नेता लोग व्यापारी टाइप के काम करता है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि रामविलास पासवान जी का जो पॉलिटिक्स रहा है ना, या सेंट्रल में रहा हो या बिहार में रहा हो, सिर्फ और सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स तक सिमट के रह गया है। और जब रामविलास पासवान भी थे तो जितनी उनकी चर्चाएं थी या बड़े नेता थे, उसको वोट में वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। अच्छा परसेंटेज में होना चाहिए था, जबकि लालू और नीतीश के लेवल का वो थे, तो वो वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाए। सिर्फ वो 4-5 सीट, उनके समय भी यही चलता था, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, तो 4-5 सीट निकाल के सेंट्रल में अपना बस मिनिस्टर रहना है। तो ये चीज भी उनका रहा है, वोट परसेंटेज वो भी नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं रामविलास पासवान जी। जो उनका वही चिराग पासवान इस चीज को धीरे धीरे समझ रहा है कि भैया कब तक ये चलेगा सीमित राजनीतिक देख के। 4 सांसद मिल गया, सेंट्रल में बैठे रहिए चुपचाप अपना। फिर बिहार की जब पॉलिटिक्स होगी, ये चुनाव होगा, तो बीजेपी फिर यूज करेगी, यूज करके सिर्फ हमको हनुमान बना के किसी और पार्टी को खराब करेगी। फिर अगर हम बढ़ जाते हैं तो फिर उस पार्टी को करके हमको खराब करने की कोशिश करेगी। तो चिराग पासवान ये समझ गया है कि भैया ये कब तक चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो प्रेशर वाली काम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बियॉन्ड जाना पड़ेगा पार्टी के। यही प्रेशर और पॉलिटिक्स की राजनीति चल रही है। और चिराग पासवान अपने पापा का जो चल रहा था या अभी भी उनके समय में बहुत दिन से चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा वो किनार करना चाह रहे हैं और बिहार में पॉलिटिक्स को थोड़ा अपना बढ़ाना चाह रहे हैं और वोट परसेंटेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछली बार तो विधायक आया नहीं था, एक था, तो वही वोट परसेंटेज बढ़ाने की वो कोशिश कर रहा है। और सीएम भाई कौन नहीं बनना चाहे, वो तो सब लोग चाहेंगे, तो चिराग पासवान क्यों ना चाहे? उनके पास तो 5 सांसद है, युवा है, राजनीतिक में अभी उनका बहुत काम बाकी है, तो ये वाला वो अपना काम कर रहे हैं। और जीताराम मांझी है तो उनका 1 सांसद है गया वाला, तो भी अपना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पास 1 सांसद और 4-5 सीट मिल जाता है, क्योंकि 1 सांसद के इलाके में लगभग 4 या 5 सीट रहता है। तो जीताराम मांझी भी अपना मांग रहे हैं कि भैया मुझे 15 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, 18 सीट चाहिए। और तो कुशवाहा भी मांग रहे हैं, चिराग पासवान भी मांग रहे हैं, नीतीश भी मांग रहे हैं। तो भैया कितना सीट लिमिटेड है, अब किसको कितना दिया जाएगा? तो अभी देखिए बिहार की राजनीति तो अब शुरू हुआ है, अभी चलेगा, अभी लंबा पारी चलेगा। कौन किसको बोल्ड करता है, कौन किसको बाउंसर फेंकता है, ये सब तो अभी पिच अभी तैयार हुआ है। और देखिए अभी मैच क्या क्या चलता है, मजा आएगा इलेक्शन के पहले तक। क्या लगता है हेलीकॉप्टर पे भी मछली खाया जाएगा? देखिए हेलीकॉप्टर में मछली खाना तो वो सब एक ठीक है, सहनी जी थे वो आए थे, अब तो मलाह जाति से हैं तो बेचारे अपना लेके आए थे, तेरी खाइए, बना के लाए हैं घर से, तो अपना खाए दिखाए भी, फिर बीजेपी वाले उस पर इशू भी उठाए, वो तो खैर अलग चीज है खाने पीने का। देखिए एनडीए में ज्यादा घमासान है भारतीय जनता पार्टी में, जबकि महागठबंधन में उतना घमासान नहीं है। आप कल न्यूज देख रहे होंगे इसका, वीआईपी सुप्रीमो इनका सहनी जी का बोल रहे थे कि देखिए हमारे में कोई दिक्कत नहीं, कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट तेजस्वी रहेंगे और डिप्टी सीएम कोई हमारे वीआईपी पार्टी से रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न कांग्रेस को दिक्कत है और न मुझे दिक्कत है। क्योंकि जब सीएम बन ही जाएंगे तेजस्वी यादव तो बचा कुछ, डिप्टी सीएम हम बन जाएंगे, तो वैकेंसी है नहीं। तो उधर क्लियर, मुझे लग रहा है क्लियर कट है, सीटों का जो 2-5 पे वो ज्यादा लड़ ले, 2-5 पे ये लड़ ले, वही चलेगा। लेकिन उधर बहुत ज्यादा घमासान नहीं है। लेकिन एनडीए जो है ये लोकसभा इलेक्शन में सबको तो साथ रख लिया, अब उसका गले का फांस बन गया है कि भैया हम किसको कितना सीट देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम उसमें चले जाएंगे। तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और नुकसान नहीं झेलना चाहेगी। तो इस कारण से देखिए अभी क्या चल रहा है, अब तो धीरे धीरे पर्दा खुलेगा। नहीं, एक चीज है कि विपक्ष में भी कुछ न कुछ
ऐसा नहीं है कि पक्ष में ही एनडीए में ही चल रहा है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो आरजेडी है, जो कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार है, उनसे काफ़ी असहज रहती, और उनको कभी इस बार तो बेगूसराय का चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे होंगे, जनवरी के आसपास, कि कन्हैया कुमार का रैली हुआ था। तो कांग्रेस क्या साधना चाह रही है बिहार में, या अपना एक नया अस्तित्व चाह रही है बिहार में, क्योंकि अभी तो कुछ उसका अच्छा नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ अब क्या चाहती है, नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए गठबंधन में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार के नाम पे हमको नहीं लगता है कि आरजेडी सहज महसूस करेगी। तो हो सकता है कि आगे कुछ ना कुछ उसमें भी विवाद हो। तो देखिए, अगर विपक्ष में विवाद होता है, इंडिया गठबंधन में विवाद होता है, तो इसका फायदा पक्ष को मिलेगा, यानी कि एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अगर इधर कुछ होता है तो उसका फायदा उधर मिलेगा। तो क्या लगता है कि अभी उलट फिर कुछ ना कुछ होना बाकी है? ये कूद के इधर से उधर जाएंगे, वो कूद के इधर से उधर आएंगे। देखिए, जहां तक आपको महागठबंधन का सवाल है, इसमें कूदने उधर वाला कोई सा पार्टी हमको बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि सहनी अपना सेट हो गया है, क्योंकि इधर सीट बहुत ज्यादा है ना, 243 सीट है। अब पार्टी का 3 मुख्य पार्टी 3 है ना, एक वीआईपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है। तो दोनों अपना बांट लेंगे, वीआईपी को जो सीट मिलना होगा अपना मिल जाएगा। इधर कूदा फानी वाला चीज उतना मुझे नहीं लग रहा है। अब रहे कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, तो देखिए कन्हैया कुमार जब इलेक्शन इसके पिछले बार जब लड़े थे लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से, तभी देखिए वो लालू यादव का मुखर सपोर्ट करने वाले कन्हैया कुमार आदमी थे। जब जेएनयू में प्रेसिडेंट थे तब से वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैं तो लग रहा है कि लगभग 1 दशक से ऊपर से आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव को एक बात आप बताइए, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि लालू यादव के पार्टी में अगर कन्हैया कुमार आ जाएंगे, इतने पढ़े लिखे लोग, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या काम? फिर तेजस्वी यादव का क्या काम? और सारे लोग और जनता या बीजेपी सारे लोग एक मुंह से कहेंगे कि भैया जो पीएचडी किया हुआ लड़का है, जेएनयू से किया हुआ लड़का है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, उसको आप सीएम नहीं बना रहे हैं और अपने 9वां फेल बेटा को सीएम बना रहे हैं, तो ये तो और पोल खुल जाएगी ना आरजेडी को कि भैया देखिए। तो वो ये पोल खोलना ही नहीं चाह रहा आरजेडी। अब कन्हैया कुमार जीत गया, मान लीजिए कहीं से विधानसभा से, और महागठबंधन में रहा, तो सारे पार्टियां ये कहेगी, आरजेडी को तो ऐसे भी टारगेट लोग कर रहा है कि भैया एक बड़ी पार्टी है, इसको तोड़ना है, सारे पार्टी चाह रहा है। इवन पप्पू यादव भी देख रहे होंगे कि टारगेट करते हैं इस चीज को, समझिएगा आप लोग, पप्पू यादव भी टारगेट कर रहे हैं कि आरजेडी थोड़ा कमजोर करे, और आरजेडी भी पप्पू यादव की पार्टी को कमजोर कर रही है। क्योंकि पूर्णिया में जब इलेक्शन लड़े थे ये निर्दलीय से, तो देखे तेजस्वी यादव के खिलाफ कैसे प्रचार कर रहे थे, देखे होंगे आप इस चीज को। उनकी पार्टी को कमजोर करना चाह रहा है। तो कन्हैया कुमार जब इस पार्टी में आ जाएंगे, जीत जाएंगे, भले ही कांग्रेस का कम एमएलए रहे, तो सारे लोग भाई, बिहार की जनता, लड़का हो लड़की हो या दिल्ली की जनता या पूरे भारत की, ये कहेंगे ना कि देखिए लालू यादव अपने 9वीं पास बेटा को मुख्यमंत्री बना रहा है। उसी पार्टी में कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा लोग है, जिसको इकोनॉमी की जानकारी है, हिस्ट्री की जानकारी है, पॉलिटी की है, और करंट सिचुएशन की जानकारी है, उनको नहीं बना रहा है। तो ये लालू यादव कम खिलाड़ी नहीं है। तो ये चीज को समझ गए हैं कि आज नहीं कल अगर कहीं ना कहीं उसको तवज्जो दे दिए, सीट मिल गया, बात उतना तय हो जाएगा। और जब जनता का बात उठने लगेगा सारे पार्टियों का, तो ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती धक्का देकर कुर्सी पर बैठा दीजिए, तुम ही बैठिए भाई, तू नहीं बैठेगी। तो ये सब चीजें लालू यादव बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए वो शामिल ही नहीं करने देना चाह रहा है किसी भी एंगल से। वो तो कांग्रेस उनको अपने बल पे लेके आ रही है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं, बिहार में भी छवि है, बिहार में उनका घर है, तो कुछ वोट परसेंटेज हमको मिल जाए। स्टार प्रचारक भी ऐसा है नहीं अभी, खासकर बिहार के लिए, तो कन्हैया कुमार को वो अपना रखेंगे, लेकिन लालू यादव इसे बिल्कुल असहज रहेंगे। ये चीज है। देखिए, बात ऐसा है कि ठीक है, कन्हैया कुमार के लिए सहज हो या असहज हो, क्योंकि अगर पार्टी जीतती है, अगर वो विधायक भी रहते हैं, तो प्रेशर वाली राजनीति तो होगी। मान लीजिए कि देखिए, ऐसा तो संभावना अभी तक नहीं है कि एनडीए हारेगी चुनाव। अगर इस बात का कयास भी मान लिया जाए कि एनडीए हार जाती है और आरजेडी वाली गठबंधन, जो महागठबंधन, जीत जाती है, अगर उसमें कन्हैया कुमार एक विधायक के रूप में अगर जीतते हैं, तो अगला दिन अगर सीएम बनते हैं तेजस्वी प्रसाद, तो एक प्रेशर होगा कि इतने क्वालिफाइड और हर चीज का मतलब एक मुंह पे जवाब रखने वाले, हर चीज को बताने वाले, वो एक मतलब एक विधायक के रूप में हो सकता है मंत्री बना दिया जाए, लेकिन फिर भी सीएम से तो नीचे ही है।
हाँ, ये प्रेशर है, तो इस कारण से हो सकता है कि ये लोग चाहते हैं कि ये चुनाव ही ना लड़े, कैंपेन करे, प्रचार करने के पर भी इस बार तो मतलब नहीं करने दिया गया था, बिहार में घुसने ही नहीं दिया गया। और आगे कैंपेन कराया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के आपने देखा होगा कि जो प्रदेश महासचिव थे, अध्यक्ष, उनको हटाया गया पहले, तब लाया गया कन्हैया कुमार को, क्योंकि वो भी शायद सहज नहीं थे, या तो हो सकता है कि आरजेडी से प्रभावित हों। आगे जो राजनीति करवट ले रही है कि मांझी जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपके चिराग पासवान बोल रहे हैं, और सहनी तो पिछला बार नाराज हो गए थे, आरजेडी से नाराज होकर चले गए थे बीजेपी में, यानी एनडीए में घुस गए थे, और एनडीए से नाराज होकर फिर इस बार कूद के आए हैं आरजेडी में। तो खैर इधर तो सेटल्ड है, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे का चुनाव जो होना है, देखिए बीच में एक पार्टी आई है आशा, आपने सुना होगा, आरसीपी सिंह का, और जन सुराज का तो आपने सुना ही है, एक और शिवदीप लौंडे की पार्टी है, इसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि इन नई पार्टियों का कुछ अस्तित्व है, या कुछ जनाधार है, या कुछ निकल सकता है, चाहे वोट ही काटें या तो फिर अपना खुद का सीट अगर जीत पाए तो? देखिए, किसी भी छोटी बड़ी पार्टी का जनाधार तो रहता ही है। कोई भी पार्टी, चाहे शिवदीप लौंडे बनाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जन सुराज हो, बट डिपेंड करता है कि आप जनता के करंट जो मुद्दा चल रहा है उस पर आप कितना मेहनत कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी तो आप देखे होंगे अक्टूबर में बना, तो मुझे लग रहा है अक्टूबर कितना दिन हो रहा है, 6-7-8 महीने हो रहा है। तो 6-7-8 महीने में पार्टी अगर कोई ग्रोथ की है, इतना नाम कमाया है, ये तो बाद की चीज हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज वोट में बदल पाएंगे, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ जन सुराज को, लेकिन फिर भी जन सुराज की पार्टी और खासकर उसके जो मुख्य हैं प्रशांत किशोर जी, वो इतना मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जाके जनता को बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इससे निजात कैसे मिले। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा जी। तो शिवदीप लौंडे पार्टी बनाने से नहीं होता, अस्तित्व तो रहता है पार्टी का, लेकिन पार्टी उस पर चलता है कि आप कितना जनता के संपर्क में हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना ग्राउंड लेवल पे आप जाके इश्यूज को देख रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे पार्टी का वोट परसेंटेज पे टिका रहता है। बाकी छोटी बड़ी पार्टियों का अस्तित्व तो रहेगा ही। अब आप एक ने सवाल पूछा था मुझे कि जीतन मांझी कुछ बोल रहा है, चिराग पासवान अभी आरा में प्रोग्राम किए थे, तो उनका आज ही शायद स्टेटमेंट आया है कि पैसा उसा लेकर शायद जनाधार बटोर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। देखिए, जीतन मांझी, मैंने पहले क्या बताया कि राजनीतिक पार्टी एक व्यापारी होता है। जब लोकसभा में थे तो एक बार शिकायत नहीं हुई चिराग पासवान से, फिर उस समय भी आ रही थी, इनमें भी आ रही थी, चिराग पासवान कुछ ज्यादा आ रही थी, वह क्रेज है थोड़ा सा, तो उस समय कुछ नहीं बोले। उस समय भी तो भाई रैलियां हो रही थी, लेकिन अब रैलियां हो रही है तो पैसे लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि इशारों में बात हो रहा है बीजेपी को, चिराग को नहीं, कि देखो भैया उसको ज्यादा तवज्जो दिया था, हम निकले यहाँ से। हाँ, ये बीजेपी को टोटल गेम हो रहा है, बीजेपी को दिखाया जा रहा है, चिराग पासवान को नहीं। यहाँ बड़ा महत्व दे रहे हैं उसको, 50 सीट मत दीजिएगा, या 45, ऐसा नहीं कि 45 उसको दे दीजिए, हमको 3% मत दीजिएगा, हमको भी कम मत समझिए, नहीं तो कम समझिएगा तो हम भी चले अब बढ़िया बिस्तर उठा के। तो ये सब गेम हो रहा है, गेम क्रिटिकल सिचुएशन को बना के, और सब बीजेपी के मतलब उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये चिराग पासवान पे नहीं था, वो बीजेपी पे एक तरीके से वो था कि अब उनको ज्यादा मत नहीं दीजिए, नहीं तो हम चले अब यहाँ से। तो ये सब चल रहा है कि 50 सीट उनको दीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, उनको कम दीजिए, हमको भी फेट मिला के दीजिए उसी में। तो ये सब चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में। अब देखिए, महागठबंधन में भी, इसमें भी सीट बंटवारे का अभी तो फॉर्मूला चल रहा है। अब मीडिया के सामने कोई थोड़े कहा है कि नहीं चल रहा, तो चल ही रहा है। अब लोग कह रहा है कि सीट फाइनल होगा, अरे फाइनल होगा उस दिन तो कंक्लूजन ही आ जाएगा, लिस्ट ही आ जाएगा, तो फिर बात तो खत्म हो गई। लेकिन बात विचार तो बाद विवाद तो चल रहा है कि भैया मुझे इतना चाहिए, मैं इतना पे लड़ूंगा, पिछला बार मैं इतना वोट परसेंटेज लेके आया था। तो यही सब चल रहा है, प्रेशर की राजनीति। और उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है और आरजेडी है, आरजेडी तो ज्यादा सेफ है, उसमें ज्यादा उधर नहीं है। अब देखिए, अब आने वाले समय में एनडीए से ज्यादा लग रहा है कुछ फूट के आएंगे, कि कितना मछली को एक टोकरी में रखिएगा, एक तो उछल के जाएगा ही। 243 सीट है, किसको किसको खुश करिएगा, नाराज करिएगा। तो अब देख ही रहे हैं चिराग पासवान का बयान, देख ही रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का, देख ही रहे हैं मांझी जी का बयान, आप देखे ही। तो ये सब कहीं ना कहीं नाराजगी वाला बात चल रहा है। एक और पार्टी आई थी पिछले चुनाव में 2020 में, तो एक प्लूरल्स पार्टी है,
जिनकी हेड हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, वो अपने आप को यानी कि पार्टी की हेड यानी सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करती हैं अपने आप को। और उन्होंने मतलब 243 तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीटों, मुझे याद नहीं कितने सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने खुद 2 सीटों पे बिस्फी और एक और कहीं से लड़ा था। दोनों जगह में से कहीं जीत नहीं प्राप्त की थी, लेकिन अभी स्टेटमेंट मतलब ऐसा लगता है कि पूरे 5 साल के दौरान में एक्टिव नहीं रहे, और चुनाव से अभी हमको लगता है 6 महीना साल भर पहले एक्टिव हो जाती हैं वो, और अभी एक्टिव हैं। और उन्होंने एक दावा किया था कि जो जन स्वराज पार्टी है, जन स्वराज को तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि प्रशांत किशोर का चेहरा और नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और उनका स्टेटमेंट या उनका डिबेट कोई भी पूरा तर्कपूर्ण, एक भी बात उनका आप काट नहीं सकते हैं। ये जनता कहती है, मैं नहीं कहता। और इसको लेकर के उन्होंने दावा किया था कि उससे पहले मेरी पार्टी आई है तो हमको पुष्पम प्रिया के बारे में बोल रहे हैं ना? पुष्पम प्रिया चौधरी, उससे पहले मेरी पार्टी आई है तो ये तो अभी 1 साल भी इसके पार्टी का नहीं हुआ है, तो इनको इतना तवज्जो क्यों मिल रहा है, हमको प्रायोरिटी। ये तो खैर जनता का प्रभाव है कि कौन किसको तवज्जो दे, कौन किसको सरकार बनाए, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में 10 साल से चल रही केजरीवाल की सरकार गिर गई और बीजेपी आ गई। तो आगे क्या लगता है कि इन नई पार्टियों का जो दावा कर रही है, देखिए, पुष्पम प्रिया की पार्टी हो, चाहे आरसीपी सिंह की पार्टी हो, चाहे जन स्वराज हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको आंसर इसका दिया था कि सभी पार्टी बनाने के लिए किसी को मना नहीं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्पम प्रिया ऐसा नहीं, कोई ऐसा लिखा नहीं गया है कि बन ही नहीं सकती सीएम, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कितना मेहनत कर रही है, ग्राउंड लेवल को कितना समझ रही हैं, कितना उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। जैसे जन स्वराज की पार्टी, प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं, अपना उसका फॉर्मूला भी दे रहे हैं कि भाई हम निकालेंगे कैसे। तो केवल पार्टी बनाने से, और फिर चुनाव हुआ, आ गए 2-3 सीट ले लिए, फिर चले गए, फिर आए 2-3 सीट ले लिए, चले गए, तो ऐसे पार्टियां आते रहेंगी जाते रहेंगे, उसका कोई रहता नहीं है। और अब रही बात सीएम कैंडिडेट का, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहानी है, वो तो आप देखते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी युवा है तो देखिए, देखने में तो भाई अच्छा ही है, सब लोग युवा मुख्यमंत्री चाह रहा है बिहार का, तो पुष्पम प्रिया ही अपने आप को कर रही है, तो क्या नया बात है, सब चाह रहा है, चिराग चाह रहा है, वीआईपी चाह रहा है। इसमें आश्चर्यजनक बात यही है कि कोई भी पार्टी होती है तो वो पहले सीएम फेस का घोषणा वही करती है जो जाने मानी पार्टी होती है। काफी कम पार्टी घोषणा करती है कि हमारा सीएम कौन होगा। या तो मान लीजिए जैसे कि आरजेडी है, तो आरजेडी का तो क्लियर ही है कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। जैसे कि झारखंड में है तो वहां तो क्लियर है, सानी बोल ही दिया, हाँ, तो सानी बोले। तो जैसे छोटी पार्टियां हैं, इनका कोई अस्तित्व में कितना सीट आएगा नहीं आएगा, किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, उसके बाद भी मतलब इस तरह प्रभावित तौर पे अपने आप को दिखाना क्या उचित लगता है? देखिए, उनकी पार्टी है तो देखिए, मैं पहले भी बोला था कि जनाधार तो रहता ही है, पार्टी बनाया है तो कुछ ना कुछ जनाधार होगा। तो वही वाली बात होगा कि हमको भी भाई 2 सीट दे दो यार, हम भी देखो पार्टी है, और आने वाले में सपोर्ट अगर 1% भी कर दिए, 2%, तो इसी से तुम्हारा 2-3 सीट बिगाड़ सकते हैं। तो 2-3 सीट जब बिगाड़ देंगे तो वही सीट हमको क्यों नहीं दे देते हो? तो यही गेम चल रहा है। और पुष्पम प्रिया भी छोटी पार्टी है कि भैया 2-3% बिगाड़ देंगे, 1.5% बिगाड़ दिए तो आप देखिए करते हैं विधानसभा में 500,000 वोटों से पिछले बार तेजस्वी यादव कई विधायक नहीं बन पाए, हालांकि आरोप भी लगाया कि ईवीएम था, वो तो बात की चीज है। तो अगर 1% भी बिगाड़ दिए तो 3-4-5 सीट बिगाड़ दिए, तो यही कह रहे हैं कि भैया वो 5 सीट बिगाड़ेंगे तो हम ही को दे दो यार 3 सीट, हम ही लड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यही पॉलिटिक्स का कहानी चल रहा है, चाहे पुष्पम प्रिया हो, चाहे और भी छोटी लाने की पार्टी हो। जन स्वराज तो खैर बड़ी पार्टी अब हो चली है, और उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, चूंकि वो जैसे अपना वो काम कर रहे हैं। तो और जहाँ गाँव जाके घूम भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और उनका जो क्वेश्चन है बिहार के लिए वो सही भी है, और उसका उनके पास फार्मूला भी है। बाकी किसी के पास फार्मूला है नहीं। तेजस्वी यादव के पास कोई फार्मूला नहीं है, महागठबंधन के पास कोई फार्मूला है ढंग का, कोई फार्मूला नहीं है कैसे बिहार को क्या करना है। नीतीश के पास कुछ नहीं है, वही पुराना वाला चल रहा है। भाई एक ऐप आप मोबाइल में लोड करते हैं तो उसको अपडेट करने के लिए आता है हमेशा, आप देखते होंगे जब फेसबुक इंस्टा जो चलाते होंगे तो अपडेट करने के लिए आता है। तो आप पार्टी को अपडेट अगर आप नहीं करिएगा और नए आप नहीं उसको इनोवेट करिएगा तो फिर कैसे होगा पार्टी, फिर कैसे हो पाएगी। तो वो इस चीज को समझ रहे हैं जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी बस अपना वो काम कर रहे हैं। बाकी देखिए अब पॉलिटिक्स में आगे क्या होता है, जैसे होगा इस पे हम आपके साथ बने रहेंगे चैनल पे। और बाकी तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, और अब देखिए क्या क्या होता है। बाकी हम लोग नजर बनाए रखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे।
जैसा होगा इस पे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। फिर वही वाली बात हो गई लास्ट में जो बोला कि पार्टी तो वो व्यापारी लोग होते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, और सारी बड़ी पार्टियां कार्ड रखती है अपना, तो सब अपना अपना कार्ड फेंक रहे हैं, अपनी अपना जो है चरित्र है अपना वो पार्टी के कर रहे हैं। तो ये एक ओपिनियन था इनका, और पहले भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कुछ इरेगुलरिटी हो गई थी। तो आगे सब चीज़ साझा करेंगे कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें आ रही हैं, और बाकी सारे जो ओपिनियन हो सकते हैं उनका खंडन किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में या नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर राजकुमार का अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप ऐसे ही इश्यूज को रेज करते रहिए और डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। हर इश्यूज पे तो किए ही हैं, बीच में थोड़ा हम भी दिल्ली चले गए थे और आप भी बाहर चले गए थे, तो हो नहीं पाया। अब रेगुलर रहेगा इस चीज में।